विवेक के तनखा। सर, इस वक्त जब बोलने के लिए निमंत्रण मिलता है तो ऐसा लगता है यू आर लाइक अ नाइट वॉचमैन, जैसे क्रिकेट में होता है लास्ट में। एनीवे, लेट मी डू द बेस्ट। आप तो अच्छे बोले रोले, आप बैटर अच्छे हो, आप नाइट वॉचमैन कैसे हो जाएंगे? ये स्पीच विवेक तनखा की नहीं है सर, ये स्पीच है देश के करोड़ों युवकों की, ये स्पीच है देश के 1.25 करोड़ गरीबों की, ये स्पीच है देश के लाखों मरीजों की, और ये स्पीच है देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से सर, जो हर बजट को बहुत उम्मीद और आशा से देखते हैं सर। बजट इनकम, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो होता है नेक्स्ट कमिंग ईयर का, उसका एक लेखा जोखा होता है सर। हमको बार बार ये बताया जा रहा है कि विकसित भारत जो 2047 तक अचीव होगा, एज इफ ये बजट उस विकसित भारत का बजट है। ये बजट तो 1 साल का बजट है। हमको तो ये भी नहीं पता कि 4 साल बाद क्या व्यवस्था होगी। इसी इलेक्शन में अगर 20 सीट कम हो जाती तो दूसरी और व्यवस्था हो सकती थी। तो मेरा ये कहना है कि बजट को एनुअल फीचर मान के उस साल के बारे में हम बात करें। हम तो आज बात करना चाहते हैं उस कुंभ के बारे में। अब 12 साल में ये महाकुंभ होता है, 12 साल के बजट में आपने क्या प्रावधान किया उस कुंभ के लिए? 300 किलोमीटर की कतार है सर, वहां घुसना मुश्किल है, एयरपोर्ट से कुंभ एरिया में पहुंचने में डिफिकल्टी है। वेयर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वेयर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? जो कुछ आपने बनाया इस वॉज कॉस्मेटिक। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर धार्मिक पर्यटन जिसके लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा आमदनी होने वाली है, उन लोग की व्यथा तो देखिए क्या हालत है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 साल का समय आपको मिला था तैयारी का। हमने इस 12 साल में क्या किया? मेरा तो कहना है वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, नर्मदा, जबलपुर, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये सभी प्राचीन और धार्मिक शहर हैं, और ऐसी समस्याएं सब जगह उठती हैं। हमारे जो रिपीटेड बजट्स आए हैं उसमें इन शहरों के बारे में और इन ऐसे बड़े बड़े आयोजन के बारे में क्या सोचा गया? क्या प्रावधान है? मुझे तो कुछ दिखता नहीं खास। मिशन आत्मनिर्भर भारत पल्सेस के बारे में आपने बोला, एम इज टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल ईयर 24 में पल्सेस का आयात hit a 6-year high, surging by 84%. 6-year high of 84%. India is the largest vegetable oil importer. हम ऑयल का जो वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, fulfilling 70% of its demand from foreign sources. Without investment in research and high-yielding seeds, such announcements remain a mere slogan. मेरे को खुशी हुई कि मखाना बोर्ड भोपाल का एक यूनिक इनिशिएटिव, बिहार का एक यूनिक इनिशिएटिव है, बट यूएसए आज एक मखाना का एक सुपर फूड एक जॉइंट मार्केट बन चुका है, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको तो एमएसपी तक नहीं मिलती है मखाना की, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सब बाहर जाते हैं। तो आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं पे तो बजट का एलोकेशन होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स 30% टू जीडीपी एंड 45% टू एक्सपोर्ट्स। आप देखिए, आप कहते हो हमने क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमईज बहुत इंक्रीज की है, हम स्वागत करते हैं, मगर 19,828 एमएसएमईज शट डाउन हुए हैं इन 23-24। तो 20,000 का एमएसएमईज बंद हो रहे हैं लास्ट 1 साल में। तो ये क्या कहानी है? हम किस कहानी की बात कर रहे हैं? So this is the support reaching the right beneficiaries is the question. इसी तरह फिस्कल टारगेट आपने बात की कि 4.4 ऑफ द जीडीपी होना कर रहे हैं हम, डाउन फ्रॉम 4.8 लास्ट ईयर। अब डेफिसिट रिडक्शन आप कर तो रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ मैसिव कट्स इन व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
एजुकेशन को आपने 11,584 करोड़ रुपीस से कम किया, सोशल वेलफेयर को रिड्यूस किया 11,900 करोड़ से, रूरल डेवलपमेंट को रिड्यूस किया 75,000 करोड़ से, एग्रीकल्चर को रिड्यूस किया बाय 10,992 करोड़ से। तो इस सब का क्या मतलब है? आपने डेफिसिट अगर कम भी किया और ये सब चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आपने रिड्यूस कर दिया, तो आपने अपने मेन सेक्टर्स को तो अनएड्रेस छोड़ दिया ना। अब आप टैक्सेशन की बात करता हूं, आपने एक वर्ल्ड में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट 27% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, 27% इनडायरेक्ट टैक्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज 22%, जबकि इनकम टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होना चाहिए अगर हम कंट्री में इक्विटी की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज जस्ट 17%, जिसको सबसे ज्यादा टैक्स करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूरी सरकारी कॉर्पोरेट्स के लिए आप उन्हीं को बेनिफिट देना चाहते हो, उन्हीं को सपोर्ट करना चाहते हो। तो दिस पार्शियलिटी टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स इज बिकमिंग वेरी हैवी फॉर अ कॉमन मैन। ये जनता के बीच में एक कॉमन बातचीत का विषय बन चुका है। इन पंडित नेहरूज वर्ड, द गवर्नमेंट इज रिलाइंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। हम पॉवर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब सोचिए 14th कैग रिपोर्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑन इनकम टैक्स एसएससी, कैग की रिपोर्ट है ये। आईटी डिमांड, आईटी डिपार्टमेंट तो डिफंक्ट हो गया है। हमारे सेक्रेटरी जनरल मोदी साहब खुद हेड ऑफ द आईटी इनकम टैक्स बोर्ड थे। आईटी डिपार्टमेंट वर्चुअली डिफंक्ट हो गया है। कैग रिपोर्ट का है कहना यह है कि 2011 में कैग फाउंड 84.3% ऑफ आउटस्टैंडिंग tax demand to be unrecoverable. 84.3% of outstanding tax demand to be unrecoverable, and this has now risen to 97%. That is 19.35 lakh crores is unrecoverable. आप रिकवरी नहीं कर सकते। क्या कहता है? Despite multiple requests, CBDT refused to share tax defaulters data from March 2020 to 2024. अभी अगर आपका ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है और सीबीडीटी अपना डाटा जो डिफॉल्टर्स का है कैग से शेयर नहीं करता है, तो हम क्या बोलें? आईटी डिपार्टमेंट फेल्ड टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, ये क्या कह रहा है? फेल्ड टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स फॉर सेवरल हाई डिमांड केसेस इंक्लूडिंग 3 फर्म्स ओइंग अबाउट 11,000 करोड़। कैग के साथ आप छुपाते हो, कैग को नहीं बताने को तैयार हो आप। आउट ऑफ 2,156 ऑडिट क्वेरीज जो कैग ने क्वेरीज भेजी, 2,156, 81% वेर अनआंसर्ड, उनका आंसर ही नहीं दिया गया, एक्सपोजिंग सिस्टमिक इनएफिशिएंसी इन द टैक्स रिकवरी। अब आप कहते हो कि हम बहुत विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, आप कहते हैं हमारी टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। अब इस कैग रिपोर्ट के बाद मैं क्या सोचूं सर, मैं क्या समझूं? अगर ये 19 लाख करोड़ जो हम कलेक्ट कर लेते हैं एफिशिएंटली, आप सोचो वो हमारा सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, डिफेंस, फूड सब्सिडी, मनरेगा एंड इवन ए बेटर कुंभ उससे ऑर्गेनाइज हो जाता। बट हम कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आउटस्टैंडिंग डिमांड्स। हमारा सिस्टम इतना वो हो गया है। अब मैं जाता हूँ इंडियन जुडिशरी पे आता हूँ। आप देखिए 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। आपने जुडिशरी की तरफ ध्यान क्या दिया है? तो 24-25 में आपने 6,461 करोड़ जुडिशरी को दिया था। 25-26 में आप प्रपोज कर रहे हो 5,850, आपने कम कर दिया है। केसेस की एरियर्स की जो संख्या बढ़ती जा रही है, 5 करोड़ पहुंच रही है, बजट कम होते जा रहा है। आपने मीडिएशन बिल पास किया, इट्स अ नॉन स्टार्टर, क्योंकि मीडिएशन बिल मींस पैरेलल सेटअप। जैसे कोर्ट का सेटअप है, यू नीड अ पैरेलल मीडिएशन सेटअप। वेयर इज दैट सेटअप? वेयर आर द मीडिएटर्स? वेयर इज द बिल्डिंग? जो लोग आएंगे वो बैठे, आप जितने दफे जितनी सूट्स फाइल होते हैं उतना मीडिएशन होना चाहिए, दैट्स द लॉ। बट उतने फिर कोर्ट रूम होने चाहिए, उतने प्लेस जहाँ मीडिएटर्स होंगे, काउंसलर्स होंगे, क्लाइंट्स आएंगे। सेटअप ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग ही नहीं होती है। We have more than 5 crore cases pending. अच्छा, every time you make a new law, आपको एक इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कि न्यू लॉ से कितने केसेस जनरेट होंगे,
कितने कोर्ट्स में केसेस बढ़ेंगे, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं रहती। आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करना चाहिए फॉर जजेस, पुलिस एंड प्रोसिक्यूटर्स, विच इज लैकिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर केस मैनेजमेंट एंड एविडेंस स्टोरेज कहां पर है? आज हमको अगर कोई क्राइम होता है चेन्नई में और हमको दिल्ली में बायोमेट्रिक्स की कोई जरूरत कनेक्ट करना है कि वो आदमी ने कभी दिल्ली में क्राइम किया था, ऑटोमेटिक कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर न्यू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, आई मीन हर चीज इतनी आपने डिफिकल्ट बनाई हुई है। और बजट के माध्यम से अगर आप लिबरल होते जुडिशरी के साथ तो हो सकता है एक मॉडर्न जुडिशियल सेटअप आ जाता। मेरा तो कहना है कि 3,000 करोड़ फॉर फास्ट ट्रैक कमर्शियल कोर्ट्स टू क्लियर बिजनेस डिस्प्यूट्स आप विद इन 12 मंथ्स आपको बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हो देश ट्रिलियन कितने इकॉनमी बने तो कैसे बनेगी अगर लोगों को विश्वास ही नहीं कि यहाँ पर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकते हैं, बिजनेस डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं होंगे सालों तक, तो आपका वो सिस्टम ही नहीं है। 1,500 करोड़ आपको चाहिए टू रिक्रूट 5,000 न्यू जजेस इन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। वेयर इज दैट इन द बजट? 1,000 करोड़ आपको मिनिमम लगेगा टू एस्टैब्लिश इवनिंग कोर्ट्स इन मेट्रो सिटीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्समेंट केसेस। कोई नई सोच तो लाइए अपने बजट के माध्यम से। आप जो सिस्टम्स ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके हैं उनको आप एड्रेस कहाँ कर रहे हो? खाली स्लोगन से अगर एड्रेस हो जाते तो चीजें बहुत पहले ठीक हो गई होती। ना हमारा कहना यह है अराउंड 6 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स are stuck in legal battles due to judicial delays. 6 lakh crores के cases pending है सर on infrastructure. Real estate and infrastructure projects worth 1.3 lakh crores stuck in land acquisition disputes. Land disputes alone account for 66% of civil cases dealing infrastructure and industrial projects. अब ऐसे में कौन फॉरेन इन्वेस्टर आपके आने वाला है इंडिया में? और आप कहते हो कि हमारे यहाँ दुनिया आने वाली है। कौन आएगा दुनिया सर? दुनिया तब आएगी जब आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रियली सामने दिखे। मतलब उस आदमी को लगना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो, मेरे साथ गलत है, और मैं कोर्ट गया, कचहरी गया, ट्राइब्यूनल गया, अधिकारी के पास गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेल्थ केयर स्पेंडिंग रिमेन्स एट 2.1% ऑफ जीडीपी, barely enough for band-aids. I mean, forget हेल्थ रेवोल्यूशन। अरे बैंडेड के लिए हो जाए तो बड़ी बात है। In UK, USA, Europe, people pay 40-50% taxes and get 100% optimum healthcare. In India, we pay 50-60% taxes but get no healthcare. Look, पूरे आप देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, सब लोग दिल्ली एम्स में आना चाहते हैं और दिल्ली एम्स इज सो ओवरक्राउडेड, नो प्लेस टू स्टैंड। रिलेटिव्स पेशेंट्स के वहां रोड पे और इनसाइड मेट्रो स्टेशन मिलेंगे आपको। सर्जरीज की लिस्ट, सर्जरीज की जो डेट्स मिलती हैं 1-1 साल बाद, 2-2 साल बाद, मेरे पास रोज रिक्वेस्ट आती है कि सर हम बचेंगे नहीं तो अब सर्जरी करा के क्या करेंगे? तो आप ये किस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं? ये किस हेल्थ मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं सर? सीजीएस स्कीम्स हमने लाए। आप बताइए कितने प्राइवेट हॉस्पिटल सीजीएस स्कीम्स को एक्सेप्ट करते हैं? भगा देते हैं पेशेंट्स को। वो कहते हैं कि सालों तक हमारे बिल्स क्लियर नहीं होते। सबको पता है सर ये बात। फाइनेंस मिनिस्टर के एलोकेशन फॉर हॉस्पिटल बढ़ाते क्यों नहीं? 50% ऑफ इंडियंस लैक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस सर। 20,000 से 70-75 हजार के बीच में जो लोग हैं मिड सेगमेंट, उनको ये बेनिफिट्स ही नहीं मिलते हैं। कैग रिपोर्ट का आयुष्मान भारत के बारे में कितनी सारी बातें उन्होंने बोली हैं कि कितना फ्रॉड चल रहा है सर। एजुकेशन, आपका स्कूल ड्रॉप आउट 15 to 20% है सर। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किल्स जो हैं, इट्स लाइक थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी विद वन बैलून। Government promises Viksit Bharat in 2047, but we want IIT, IIMs and medical college today, not in 47, sir. So मेरा ये कहना है, आपने इंक्यूबेटर स्कीम लाई, 300 इंक्यूबेटर स्कीम लाए। आप बताइए एक यूनिकॉर्न आपने प्रोड्यूस किया क्या? आप करोड़ रुपए तो इंक्यूबेटर स्कीम पे लगा देते हैं, बट यूनिकॉर्न कौन बना यहाँ सर इंडिया में? तो मेरा ये कहना है, R&D में जब तक आप अपना बजट नहीं बढ़ाओगे, वो R&D में आप क्या स्पेंड करते हो? 0.64%। तो R&D का आप स्पेंड नहीं करोगे तो आप बताइए, आप चाइना
which spends 2.4%, US 3.5%. आप कैसे compete करेंगे सर? गवर्नमेंट का R&D is 55%, प्राइवेट सेक्टर is 45%, जबकि यूरोप का में it is 70%. DeepSeek and ChatGPT is the new breakthrough. अब वो देखिए ब्रेक थ्रू जो हो गया है वो तो अमेरिका यूरोप में हो रहा है सर, और हम कहते हैं कि हम इन न्यू एरा में जा रहे हैं. सर मेरे पास बात तो बहुत सारी कहने की, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं तो इसलिए मैं ज्यादा ले लूंगा. मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा सर कि जीएसटी को रैशनलाइज करिए. जीएसटी में प्रॉब्लम क्या है सर, अपार्ट फ्रॉम द टैक्स रेट्स सर, जो दिन भर जो विदाउट डिटर्मिनेशन जो लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, पूरी इंडस्ट्री डरी बैठी हुई है. तो आपका एग्जीक्यूशन खराब है, आपका एग्जीक्यूशन खराब है, आपकी प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई स्कीम्स नहीं है. धन्यवाद तनखा साहब. श्री सुभाषीष खूंटिया अनुपस्थित. श्रीमती जया बच्चन अनुपस्थित. श्री डॉक्टर वी शिवदासन. Yes, sir. Respected Chair, the budget